आज हम पढ़ने वाले मन को इस फ्लो चार्ट की मदद से। मन, अगर मैं आपसे पूछूं मन के बारे में आपको क्या पता है, क्या क्या पता है। अगर आप पिछली वाली वीडियो से देखोगे या आपने पिछले टॉपिक पढ़े होंगे तो मन क्या होता है, कारण द्रव्य होता है। और जितने भी कारण द्रव्य वो कैसे होते हैं, नित्य होते हैं। तो मन भी कैसा होगा, नित्य होगा। और मन मूर्त होगा या अमूर्त होगा। तो मन क्या होगा, मन होगा मूर्त। मूर्त का मतलब होता है जिसका कोई स्ट्रक्चर होता है। और फिर आता है हमारा, और मन के बारे में आपने क्या पढ़ा है, मन कौन सा कारण द्रव्य होता है। मन हमारे पास सातवां कारण द्रव्य होता है। ठीक है। और मन क्या करता है, देखो अब मन क्या करता है, चीज़ों को कंट्रोल करता है कि आप अपने आप को कंट्रोल करना है। यानी कहते हैं ना लोग कि मन को कंट्रोल में रखो। ठीक है। फिर होता है मन, और किस में आता है मन, अगर आपने त्रिदंड पढ़ा होगा यानी थ्री पिलर होते हैं जो लाइफ के, उसमें भी क्या आता है, मन आता है। त्रिदंड क्या होते हैं, हमारे पास शरीर होता है प्लस मन होता है प्लस आत्मा होते हैं। ये लाइफ के थ्री पिलर्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। ठीक है। और मन देखो, अगर आपके कोई स्विच ऑफ देगा तो दुख किसको होगा, दुख भी आपके मन को होगा। और मन क्या होता है, जो ज्ञान का साधन होता है वो मन होता है। यानी ज्ञान किससे हो रहा है, मन से हो रहा है। ठीक है। एक आपने पढ़ा होगा, देखो ज्ञान का साधन मन होता है और यथार्थ ज्ञान का साधन प्रमाण होता है। ठीक है। और आत्मा, देखो आत्मा क्या होता है, ज्ञान का अधिकरण होती है। मतलब आत्मा को ज्ञान होता है। अल्टीमेटली ज्ञान किसको होता है, हमारी आत्मा का होता है। बस मन तो उसका साधन है आत्मा को ज्ञान कराने का। ठीक है। फिर आगे आप क्या पढ़ोगे, ज्ञान का होना या ना होना वो किस पे डिपेंड करता है, मन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है, ज्ञान का होना या ना होना है वो मन पे डिपेंड करता है। देखो अगर आप मान लो क्लास में बैठे हो और आप जो मैं जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका मन नहीं लग रहा पढ़ने में, तो आपको लेक्चर समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा है। मन नहीं लग रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मन लग रहा होगा तो ये लेक्चर आपको समझ में हो जाएगा। तो ज्ञान का होना है ना होना वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है आपके मन पर। देखो अब इसको सबसे पहले समझने से पहले आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो ये जितना भी फ्लो चार्ट है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो मैं इसमें आपको क्या बताने वाला हूँ कि जो हमारे ज्ञान की उत्पत्ति प्रक्रिया, मतलब ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है। देखो ज्ञान होता किसको, हमारी आत्मा का होता है। किससे होता है, मन से। मन ही कारण होता है। कैसे कि ज्ञान, जो आत्मा का संयोग होता है वो हमारी मन से होता है। और मन का जो संयोग होता है वो इंद्रियों से होता है। यानी मन कंट्रोल करता है हमारी इंद्रियों को, तब जाके हमें किसी विषय का ज्ञान होता है। विषय हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो सकती है या पर कोई वस्तु हो सकती है। ठीक है। तो ज्ञान कैसे हो रहा है, आत्मा का सहयोग मन से, मन का सहयोग इंद्रियों से, इंद्रिया का सहयोग विषय से और विषय का सहयोग ज्ञान से। विषय फिर उसे हमें इंद्रियों से विषय का ज्ञान होता है। तो ये होगी ज्ञान की उत्पत्ति प्रक्रिया। अब हम देखते हैं उसकी निरुक्ति में क्या बताया गया है कि मन्यते उबुद्यते अनेन इति मनना। मन्यते मतलब जिसका हम मनन करते, अव्युद्यते मतलब जिसको जाना जा सकता है। ठीक है। और जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो उसे हम बोलते हैं मन। मन की व्युत्पत्ति में क्या बताया गया है, जो ज्ञान का, मैंने अभी बताया था, जो ज्ञान का साधन है वो मन है। और जो यथार्थ ज्ञान का साधन है वो प्रमाण है, जिसको हम आगे बढ़ेंगे। और अब देखते हैं हम, जिस इंद्रिय से सुख दुख आदि ज्ञान का हो, मतलब जिस इंद्रिय से सुख दुख आदि का ज्ञान हो, ठीक है, वो उसको क्या कहते हैं, मन कहते हैं। जो स्पर्श रहित हो, जिसको हम टच ना कर सकते हो, फिर भी कैसा होता है, क्रियावान होता है, मतलब उसमें एक्शन होता है। देखो मैंने यहाँ पर आपको दो चीज़ पहली वाली वीडियो में बताई थी, अब भी बता रहा हूँ कि आत्मा कैसी होती है, चेतना होती है। मन कैसा होता है, अचेतन होता है। आत्मा चेतन होते हुए भी अक्रियावान होते हैं, मतलब कोई क्रिया नहीं करती। मन क्रियावान होता है। ये क्रियावान ही तो है जो इंद्रियों को अपने विषय से जोड़ रहा है, तब ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। तो मन कैसा हो गया, क्रियावान हो गया। अब हम इसके पर्याय देखते हैं। अब इसके पर्याय में क्या बताया गया है कि हृदय, मानस, सत्व और अतीन्द्रिय ये मन के पर्याय होते हैं। देखो मन का जो निवास है, मन का जो स्थान है, कि हम किस में मानते हैं, हृदय में मानते हैं। ठीक है। अब बात आती है हमारे पास स्थान की। मन का स्थान कहाँ पर होता है, बृहतंत्री ने क्या माना है, देखो बृहतंत्र ने हृदय और सिर मन का स्थान माना है। अब ये बृहतंत्री क्या होती है, बृहतंत्री कुछ भी नहीं होती, जो हमारे तीन बड़े टेक्स्ट होते हैं या ग्रंथ होते हैं, जो कि चरक, सूत्र और अष्टांग हृदय, उन तीनों ने क्या माना है कि हृदय और सिर के मध्य, नहीं हृदय और सिर में दोनों में मन का स्थान होता है। जबकि भेल संहिता इनसे अलग मानती है। भेल संहिता क्या मानती है, सिर और तालु के मध्य मन का स्थान होता है। फिर आप देखते हैं हम इसके कुछ नोट है। एक और पॉइंट है कि मन को, देखो मन को सबको ये तो रह जाता है कि मन एकता होता है, मन की संख्या एक होती है। अनुत्व होता है मतलब बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा होता है। और मन, ये दो तो पॉइंट याद रह जाते हैं पर तीसरा पॉइंट याद नहीं रहता। ये याद रखना, मन भी चंचल होता है, बहुत चंचल होता है। ये आगे काम आएगा। अब हम पढ़ते हैं इसके लक्षण। लक्षण क्या होते हैं, देखो तर्क संग्रह के अनुसार क्या लक्षण है, जो इंद्रिय सुख दुख की प्राप्ति का साधन है, मतलब जो इंद्रिया को सुख दुख की प्राप्ति हो रही है वो किससे हो रही है, मन से हो रही है। क्योंकि मन ही तो क्या कराता है हमारे पास, मन ही तो इंद्रियों के विषय का ज्ञान कराता है। कि मन प्रत्येक आत्मा नियत होने में अनंत है और परमाणु रूप है और नित्य है। देखो
मन कैसा रहता है, हर एक आत्मा में प्रेजेंट रहता है, और हर एक आत्मा में प्रेजेंट रहेगा तो अनंत रहेगा, क्योंकि आत्मा कैसी थी, अनंत थी। तो मन भी कैसा हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और परमाणु रूप है। अब परमाणु रूप क्यों है, क्योंकि वो कैसा स्ट्रक्चर है, मन कैसा स्ट्रक्चर, मूर्त स्ट्रक्चर है। अब जो मूर्त स्ट्रक्चर होता है उसमें परमाणु रूप तो होगा ही और नित्य है। अब परमाणु है तो नित्य रहेगा ही। फिर आते हैं वैशेषिक दर्शन के अनुसार। अब वैशेषिक दर्शन क्या कहते हैं कि हमारा आत्मा, इंद्रिया और मन, देखो अगर आपने ये समझ लिया ना पहला, तो ये सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कैसे, देखो, आत्मा, इंद्रिया और विषय का सन्निकृष्ट होते हुए ज्ञान का होना या ना होना मन का लक्षण है। मैंने भी पहले भी आपको बताया है कि जो ज्ञान का होना या ना होना वो क्या है, मन के द्वारा ही होता है। कैसे, अगर आपका मन लग रहा होगा तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, अब आपका मन नहीं लग रहा होगा तो आपको समझ में नहीं आ रही होगी। तो यही बोल रहा है कि आत्मा हो गई और इंद्रिया हो गई और विषय हो गया, जब इनका सन्निकृष्ट यानी कॉम्बिनेशन हो, तब कह रहा है ज्ञान का होना या ना होना मन का लक्षण है। ठीक है, देखो यही बात है, आत्मा, मन और इंद्रिय और विषय और ज्ञान। तो यही है कि आत्मा, इंद्रिय और विषय जब इनका सन्निकृष्ट होता है और इनमें मन जुड़ जाएगा तो ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी। अगर आत्मा, इंद्रिय और विषय में अगर मन नहीं जुड़ेगा तो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। फिर पॉइंट है कि सभी इंद्रियों से ज्ञान एक साथ नहीं होता, ऐसा अनुभव सिद्ध है। ये कहने का मतलब है कि आपको सभी इंद्रियों से जो ज्ञान होगा ना वो एक ही समय पर नहीं हो रहा होगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पहले सुनोगे तभी तो लिखोगे, ऐसा तो नहीं होगा कि आप सुन भी रहे हो लिख भी रहे हो एक साथ। पहले आप सुनोगे तभी तो लिखोगे। तो यही बता रहा है। फिर है उदाहरण, जैसे बिस्कुट खाते समय उसका रस, उसका स्पर्श, इसका रूप आदि का ज्ञान एक साथ हो रहा है ऐसा प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। जैसे आप जब बिस्कुट खाते हो तो आपको उसका रस यानी इसका टेस्ट पता है, टेस्ट भी आपको मिल रहा है, आपको उसको टच कर रहे हो, आप उसका रूप देख रहे हो, तो इनको क्या हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि जो इनका ज्ञान एक साथ हो रहा है। ऐसा आपको क्यों लग रहा है, क्योंकि जब बिस्कुट आपने खोला और खा लिया, इनके बीच का समय कितना था, कुछ सेकंड या मिली सेकंड, तो समय बहुत कम होने की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपका जो सभी इंद्रियों से जो ज्ञान हो रहा है वो एक ही समय पर हो रहा है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। हम एक इंद्रियों से